नमस्कार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा मास्क जरूर पहनते रहिएगा। न्यूज 18 इंडिया कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। खबर ये आ रही है कि वहां पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह लखनऊ में भी उसे घेरने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि किसान यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश भर में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और इसकी शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर होने वाली पंचायत से शुरू होगी। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे उनके सामने। जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून हैं, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहाँ से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को भी कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो धमकी भरा लहजा नजर आ रहा है राकेश टिकैत का दिल्ली की तरह लखनऊ में ही घेरेबंदी करने का, उस पर प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? देखिए, इस दौरान योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में राकेश टिकैत ने यहां पर राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त मोर्चे के बैनर तले इस बात का ऐलान किया है कि बीते 8 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनकी सुन नहीं रही है। ऐसे में अब जो किसान संयुक्त मोर्चा है वो मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का शुभारंभ करेगा और इसके तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर सरकार की नाकामियों को बताएगा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। उसकी शुरुआत वो 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में एक बड़ा किसान पंचायत करके करेंगे। और ऐसे में इसके साथ ही साथ राकेश टिकैत ने यह भी साफ किया है और योगी सरकार को भी चेतावनी दी है कि जिस तरह से दिल्ली में किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसी तरह अगर सरकार ने किसानों का सहयोग न किया तो राजधानी लखनऊ में भी भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा और लखनऊ को भी चारों तरफ से घेरा जाएगा, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर पहले ही राकेश टिकैत का इस तरह से लखनऊ पहुंचना, अपनी बात को रखना, इसके भी मतलब आपसे समझूंगी। एक बार फिर आपको बताएं, किसान नेता लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत और उन्होंने दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरने की चेतावनी दी। उन्होंने ये कहा है कि जब तक कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता, किसानों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि किसान यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश भर में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सुनिए उनकी और बातों को। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे उनके सामने। जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून हैं, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहाँ से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को भी कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ राजीव, 2 बातें जिन पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात को रखिएगा। पहली बात यह कि चुनावी साल अगले बार होने वाला है और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उनके वहां पहुंचने को किस तरह से इस चुनाव से जोड़कर देखा जाए। दूसरी बात यह कि जो 5 सितंबर को वो महापंचायत करने की बात कर रहे हैं, क्या उसी दिन से वो लखनऊ को घेरने की भी तैयारी करेंगे या फिर उससे पहले या बाद का कार्यक्रम है उनका?
देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन है या किसान संयुक्त मोर्चा की बात करें तो जो अब तक की रणनीति रही है, 8 महीने के आंदोलन के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि वो कृषि कानून में अगर कुछ गलत है तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जिसको लेकर एक ये आंदोलन किया गया है। क्योंकि इनको लगता है कि 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में ये मौका बहुत मुफीद है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सरकार को होगा। और यही कारण है कि किसान आंदोलन और किसान संगठनों ने मिशन 2 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ऐलान किया है। इसका आगाज 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत करके किया जाएगा और उसी क्रम में सबसे पहले राजधानी लखनऊ समेत उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा, मंडलों में रैलियां की जाएंगी और फिर ये प्रदर्शन जिले स्तर तक जाएगा। और फिर उसी क्रम के बाद कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ को भी चुनाव के करीब आने पर घेरने का काम किसान यूनियन द्वारा किए जाने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये देखना ये होगा कि आखिर जो ऐलान भारतीय किसान यूनियन या किसान मोर्चे ने किया है वो कहां तक सफल हो पाता है, क्या लोग उसका समर्थन करते भी हैं या फिर इनकी जो ऐलान है वो ऐलान तक ही सीमित रह जाता है। इस पर निगाह हमारी रहेगी। राजीव, शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से। राहुल गांधी आज सुबह संसद जाने के लिए ट्रैक्टर पर सवार हो गए। सुबह 10:30 बजे के आसपास ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी अचानक ही कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी के बंगले से बाहर निकले और तेजी से संसद की ओर बढ़ने लगे। ट्रैक्टर के आगे कृषि सुधार कानून के विरोध में नारा भी लिखा था। राहुल के साथ ट्रैक्टर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे कांग्रेसी नेता सवार थे। संसद पहुंचकर राहुल गांधी का काफिला रुका तो उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि किसानों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर की सवारी की। हालांकि संसद भवन की सुरक्षा में तैनात अफसरों और जवानों ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर को बाहर ही रोक दिया और संसद जाने की इजाजत नहीं दी। और इसके बाद राहुल गांधी और दूसरे नेता ट्रैक्टर से उतरे और पैदल ही संसद भवन के अंदर गए। और इस दौरान संसद भवन परिसर के आसपास धारा 144 तोड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई। थाने में काफी देर तक रखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी मंदिर मार्ग पुलिस थाने में है, उनको बैठाया गया है। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ जो मीडिया विभाग के भी जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर मार्ग पुलिस थाना है, मंदिर मार्ग पुलिस थाना, वहाँ पर उनको बैठाया गया है। रणदीप सुरजेवाला को हम उनसे बात करते हैं और लड़ाई है। राहुल गांधी जी 62 करोड़ किसान 8 महीने से आंदोलनरत हैं। 62 करोड़ किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 62 करोड़ किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1000 के करीब किसान जो हैं वो कुर्बानी दे चुके, पर मोदी सरकार ना चर्चा करती ना काले कानूनों को खत्म करती। ये किसान, इनकी ना कोई जात है ना धर्म है, ये धरती पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं सर, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। थाने क्या कह कर लाया गया है कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जा सके। क्या कहकर लाया गया है आपको थाने में, क्या कहकर लाया गया है सर? पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद जाने पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े थे, जिस पर पोस्टर था किसान विरोधी है सरकार। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर यात्रा को कैसे देखते हैं?
राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जा कर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो वहाँ तो जाके चलाते नहीं। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मात्र राकेश टिकैत का आंदोलन है, उनके समर्थकों का आंदोलन है और उनको लगातार जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो पूरे देश का किसान आंदोलित होता। किसान आंदोलित पूरे देश का होगा ही नहीं, क्योंकि उनको बिजली मिल रही है, उनको शौचालय मिले हैं, उनको आवास मिल रहे हैं, उन लोगों को इलाज मुफ्त में मिल रहा है और उन लोगों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा 2 गुना फसल का उत्पादन हो, इसके लिए सारी योजनाएं और एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, जो जाकर के हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अब बात भारी बारिश से मचे कोहराम की। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 105 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र के 11 जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया। इस दौरान वहां हर तरफ पानी पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा दिखा। बताया गया कि सैकड़ों लोगों को इसी तरह से सुरक्षित निकाला गया है। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 105 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की भी खबर है। महाराष्ट्र के 11 जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में राहत और बचाव का काम भी तेज किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया। इस दौरान वहां हर तरफ पानी पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। बताया गया है कि सैकड़ों लोगों को इसी तरह से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में 125 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। खेत, खलियान, दुकान, मकान सब के सब पानी में समा गए हैं। इस इलाके में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया गया कि भारी बारिश के बाद वहां कृष्णा और कोयना नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद बांध के दरवाजे खोलने पड़े और निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बेकाबू हो गए। इस वक्त जो है कितने लोग तकरीबन अंदर फंसे हुए हैं, कितनी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और एनडीआरएफ का ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सर, पानी का लेवल बढ़ा हुआ है और लगभग निकल चुके हैं। 125 से 130 लोग होंगे और वही लोग हैं जो सेफ हाइट पे हैं, वो हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ अभी एक जस्ट कोविड पेशेंट को लेके जा रही है और यहाँ गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत में जो ड्रिप इरिगेशन का होता है वाटर सप्लाई के लिए, वो हमारे प्रोपेलर में फंस जा रहा है बार बार, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा परेशानियाँ आ रही हैं। सर, जो बरसात है वो रुकी हुई है 2 दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं स्तर, जल का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। वजह क्या है? ये देखिए, यहाँ पर देखें, ये जो ड्रिफ्ट है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब मशीन जो चालू होती है, जो मोटर जो होती है वो चालू होती है और अचानक ही मोटर के बीच में ही ये ड्रिफ्ट, ये वायर्स फंसते हैं और अचानक ही एनडीआरएफ की ऑपरेशंस में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सर, ये ड्रिफ्ट किस चीज़ के हैं और अचानक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है? सर, ये गन्ने के खेत में सिंचाई के लिए जो है वो लगाई जाती है, सिंचाई के लिए लगाया जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है, तो जब इसमें पानी आया तो ये ऊपर आ चुकी है, जमीन लेवल से ऊपर आ गई है और ये हल्की है, इसकी वजह से तैर रही है और लंबे लंबे पाइप के रूप में होते हैं ये, जो कि हमारा जो ओबीएम है, आउटबोर्ड मोटर, उसमें उसका प्रोपेलर है, उसमें फंस जाता है ये, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है।
और साथ ही खबर ये कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे एक कोरोना मरीज को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बताया गया कि एनडीआरएफ को कोरोना मरीज की हालत बिगड़ने की खबर फोन पर मिली थी और उसने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एक टीम को वहां भेजा गया जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज को वहां से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया और वहां से मरीज को अस्पताल ले जाया गया। ये जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, इसकी हालत क्या हुई थी, क्या मेडिकल इमरजेंसी आई थी? अभी सर इनका जो ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है। और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल एसडीएम की तरफ से आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है। एनडीआरएफ की टीम आई और इसको इवाकुएट करके ले जा रही है। अभी एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उनको फर्दर जिला अस्पताल में भेजेंगे। फिलहाल अभी जो है सिचुएशन, उसके साथ जो लोग हैं वो एनडीआरएफ की टीम के अलावा और कौन है? एनडीआरएफ टीम के अलावा उनके जो रिलेटिव हैं वही लोग जा रहे हैं उसमें। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जाया गया। आशीष, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। पूरा का पूरा शहर टापू जैसा दिख रहा है। सड़कें, मकान सबके सब पानी में डूबे हुए हैं। कई फीट तक पानी भरने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीमें इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आई। तो तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के सांगली की दिखा रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह बसी हुई है, ऐसा इलाका बसा हुआ है जहां पर नदी है और अगल बगल कुछ दुकानें हो गई हैं। लेकिन सच ये है कि ये समतल जगह है जहां पर बाढ़ और बारिश ने इस कदर इस पूरे शहर को टापू बना दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम के लिए और उन लोगों के लिए कि किसी तरह वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर ये सैलाब का दरिया ना दिखे। गाड़ियों के हाल देखिए, पूरे के पूरे लगभग जो छत का हिस्सा है वही बचा हुआ है, बाकी सारी गाड़ियां पानी में डूबे हैं और इस बीच जमीन तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगी और जो बेसमेंट वाले हिस्से हैं वो तो पूरी तरह से इस पानी के जद में आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें, भारी बारिश और बाढ़ के बाद हालात देखिए, पूरा शहर टापू बनता दिख रहा है। सड़कें, मकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, असम के सीएम से गृह मंत्री ने बात की है, मिजोरम के सीएम से भी गृह मंत्री ने बात की है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है, मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की है गृह मंत्री ने, साथ ही साथ असम के सीएम से गृह मंत्री ने बात की है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और दोनों ने लगातार जो इस वक्त जानकारियां आ रही हैं उससे जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिजोरम के सीएम से गृह मंत्री ने बात की है। इस ट्विटर वॉर के मद्देनजर ये बातचीत बेहद अहम है। दरअसल ये वाकया क्या है, ये मसला क्या है? सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए थे और दोनों ने ट्वीट कर एक दूसरे पर आरोप लगाए और गृह मंत्री ने इस मामले में दखल दिया है और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने सीमा पर पत्थरबाजी करते लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और वीडियो ट्वीट किया था और इस मामले में गृह मंत्री ने दोनों ही सीएम से बात की है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ट्विटर वॉर शांत हो जाएगी अब दोनों सीएम्स के बीच में? देखिए, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच जिस तरीके से ट्विटर पर ये झगड़ा शुरू हुआ था और दोनों एक दूसरे पर, अगर हम ट्वीट को देखें तो वो दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराते हुए दिखाई दे रहा था और ये सीमा विवाद बहुत पुराना चल रहा है दोनों राज्यों के बीच में और इसको लेकर के दिल्ली में भी बैठक हो चुकी है। हालांकि किसी तरीका का कोई रास्ता उस समय नहीं निकला था, लेकिन ये सहमति बनी थी कि इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कल गृह मंत्री भी शिलोंग के दौरे से आए थे और उस दौरान भी ये कहा गया था कि इस मसले को आपस में सुलझाना होगा। आज जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर आ गए थे और एक दूसरे राज्य की पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, तो निश्चित तौर पर उसे देखते हुए गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया और दोनों से बात भी की है और ये कहा गया है कि एमिकेबली तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से के हिसाब से इस मसले को सुलझाया जाए और दोनों पक्ष बातचीत करके ही इस मसले को सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीमा विवाद है पुराना चल रहा है, जिस चीजों को लेकर के ये विवाद है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर अगर इस तरीके का वाकया करेंगे तो ट्विटर पर हल निकलना इस तरह के मामलों में नहीं होता। इसी कारण इस मामले दोनों को आपस में बैठकर सुलझाने और वो ट्वीट भी लगातार चर्चाओं में रहा था दोनों ही सीएम्स का। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट भी पढ़ देना बहुत जरूरी है। श्री अमित शाह जी,
कृपया मामले को देखिए, इसे तुरंत बंद करने की जरूरत है। और ऐसे में जिस तरह का एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी मामला शांत हो जाएगा। विक्रांत, देखिए, कोशिश ये है केंद्र सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक तरह से कहा जा सकता है कि भिड़े हुए दिखाई दे रहे थे और दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। और दोनों के ट्वीट को अगर आप देखें, चाहे आप मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा का ट्वीट देखिए या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही एक दूसरे अपने ट्वीट में दूसरे राज्य पर आरोप लगा रहे थे और दूसरे राज्य की पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे। तो अब जब केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला यहाँ रुकेगा और दोनों पक्षों की सहमति से इसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें नुकसान दोनों पक्षों का ही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अगर आरोप लगाएंगे तो उसमें हल निकल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ट्वीट है वो भी मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स जाने। मिजोरम के कोलासिब के एसपी हमसे पोस्ट खाली करने को कह रहे हैं, नहीं तो उनके नागरिक नहीं सुनेंगे। ये आप इस वक्त मिजोरम के जो सीएम है उनका ट्वीट देख रहे हैं। उन्होंने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखा है जोरामथांगा ने। श्री अमित शाह जी, कृपया मामले को देखिए, इसे तुरंत बंद करने की जरूरत है। और इसी के जवाब में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया है। वो भी ट्वीट हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, मिजोरम के कोलासिब के एसपी हमसे पोस्ट खाली करने को कह रहे हैं, नहीं तो उनके नागरिक नहीं सुनेंगे और हिंसा भी नहीं रुकेगी। और ऐसे हालात में केंद्र सरकार चलाई जा सकती है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। शुक्रिया विक्रांत।